हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं आपका एजुकेटर उत्सव तिवारी आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूं, दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए शुरू करते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले जो हमें इसमें समझना है और पढ़ना है वो हमारा माइंड मैप होगा। तो आप यहाँ पे माइंड मैप देख पा रहे हो, मैं साइड हो जाता हूँ, आप माइंड मैप को एक बार देख लेना। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर माइंड मैप फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। हम सबसे पहले समझेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है भाई। बायोडाइवर्सिटी के बाद हम क्या देखेंगे, रीजंस फॉर डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना देखेंगे, जिसमें हम कुछ रीजंस को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। और लास्ट में हम देख लेंगे कंजर्वेशन स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने ले रखे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एज वेल एज कम्युनिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स को भी हम देख लेंगे। तो इन दिस वे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, दैट इज व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए ऑलरेडी कि बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होगा, जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ अर्थ में प्रेजेंट है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जो डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना का प्रेजेंस है हमारे अर्थ में, हमारे इन्वायरमेंट में, वही क्या क्रिएट करता है, बायो की डाइवर्सिटी क्रिएट करता है, मतलब वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स को वो क्रिएट करता है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बात करी फ्लोरा की और फ्लोरा के साथ साथ बात करी फौना की। तो फ्लोरा क्या हो गया आपका, एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, प्लांट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये आपके क्या हो गए भाई, फ्लोरा में आ जाएंगे। फौना में क्या आएगा आपका, मैमल्स हो गया, बर्ड हो गया, रेप्टाइल हो गया, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ योर मैमल। समझ आ गई बात। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो ये है कि इंडिया जो है वो 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है। 12 मेगा डाइवर्स कंट्री मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड नियरली अराउंड 195 कंट्रीज है, तो 195 कंट्रीज में 12 कंट्रीज को मेगा डाइवर्स बताया गया है। मेगा डाइवर्स का मतलब क्या है, मेगा डाइवर्स का मतलब है कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे पाई जाती है, तो उसमें से एक हमारा भारत देश भी है। ठीक है, दैट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। आगे चलते हैं भाई, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आप आओगे, लिखा हुआ है वाई आर फ्लोरा एंड फौना डिप्लीटिंग। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना का डिप्लीशन क्यों हो रहा है। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है हैबिटेट लॉस। ठीक है, हैबिटेट लॉस हो रहा है भाई। हैबिटेट लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जंगल वगैरह काटे जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा अरावली का इशू चल रहा था काफी बड़े लेवल पे। ठीक है, जहां पे माइनिंग को लेकर के, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के बात चल रही थी, तो हैबिटेट लॉस होता है उसकी वजह से। ठीक है, आपने जंगल काट डाले, आपने पहाड़ों को नीचे है ना डाउन ट्रोडन कर दिया, तो इन सब चीजों की वजह से प्रॉब्लम होती है, जिस इज व्हाट वी कॉल्ड हैबिटेट लॉस। इसकी वजह से फ्लोरा एंड फौना का डिप्लीशन हो रहा है। दूसरा हमारा आ गया ओवर एक्सप्लॉइटेशन। जो भी मिनरल है, एनर्जी रिसोर्सेज, उनका हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, उसकी वजह से डायरेक्टली इसका इंपैक्ट फ्लोरा एंड फौना पे पड़ता है। उसके बाद लिखा हुआ है पॉल्यूशन एंड क्लाइमेटिक चेंज। अभी पॉल्यूशन और क्लाइमेटिक चेंज का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन को बूस्ट अप करते जाओगे, आगे बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो उससे पॉल्यूशन होगा। आप देखोगे आप दिल्ली में, ठीक है, पीपीएम के ऊपर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है, कितना ज्यादा बढ़ गया, एक्यूआई में कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो एक्यूआई की प्रॉब्लम, ये सब सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो पॉल्यूशन है, और पॉल्यूशन होगा तो उसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस भी हमें देखने को मिलेंगे बाय द टाइम। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, डेट्रीमेंटल प्रॉब्लम है हमारे लिए। ठीक है, कंसर्न है। फिर लिखा हुआ है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अभी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है, एग्रीकल्चर की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसको देख लो, जिसमें मैंने बताया कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में लोग एक पैच ऑफ लैंड से दूसरे पैच ऑफ लैंड में शिफ्ट करते हैं, और जब पहले पैच ऑफ लैंड से वो शिफ्ट करते हैं तो उसको वो क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे तो पहले तो पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, और पॉल्यूशन के साथ साथ कई बार फॉरेस्ट फायर जैसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जंगल में आग लग जाती है। फाइन, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद लिखा हुआ है डैमेज ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। ये सबसे बड़ा एक मेजर पॉइंट है ना, इंडिया के फ्लोरा एंड फौना के डिप्लीशन का, कि जो हमारा पर्टिकुलरली कॉलोनियल एरा था, ठीक है, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए, कॉलोनियल रूल का मतलब क्या है, ब्रिटिशर्स का इंडिया में आना, और जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं वो इंडिया को एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, तो ये जो डिप्लीशन हुआ है फ्लोरा एंड फौना का कॉलोनियल रूल में, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल रहा है। ठीक है, जहां पे जानवरों का शिकार किया गया है ना, लाखों पेड़ काट डाले गए जस्ट टू मेक देयर बोट्स, शिप्स एंड व्हीकल्स। समझ आ गई बात। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिफॉरेस्टेशन एंड माइनिंग। क्या लिखा हुआ है, डिफॉरेस्टेशन एंड माइनिंग। डिफॉरेस्टेशन डायरेक्टली है ना कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज है, माइनिंग से भी डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है हमारे फ्लोरा एंड फौना में। तो ये आपके कुछ मेजर रीजंस हो गए जो आपके पीछे यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फौना का डिप्लीशन हो रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे आते हैं। लिखा हुआ है फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इंडिया। इंडिया में फॉरेस्ट का 3 तरीके का क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। 3 तरीके कौन सा क्लासिफिकेशन है, एक हो गया आपका रिजर्व फॉरेस्ट, सबसे पहला, रिजर्व के बाद आ जाएगा आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और प्रोटेक्टेड के बाद आ जाएगा आपका अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अब इसमें सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट लिखा हुआ है। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या है, जो आपने रिजर्व कर ली। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपने देखा है ना कि सीट में लिखा हुआ है रिजर्व। ठीक है, रिजर्व मतलब वहां पे ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है या फिर वो किसी दूसरे के लिए रिजर्व है। ठीक है, आप वहां पे अपनी सीटिंग नहीं ले सकते। इसी तरीके से फॉरेस्ट को भी क्या कर दिया गया भाई, रिजर्व कर दिया गया। हालांकि ओरिजिनली ये गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने किया था, या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था कॉलोनियल रूल के टाइम पे, ताकि सिर्फ वो एक्सप्लॉइट कर सके इंडियन फ्लोरा एंड फौना को। ठीक है, लेटर ऑन रिजर्व फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है
मॉडर्न इंडिया में भी या इंडिपेंडेंट इंडिया में भी, है ना, इंप्लीमेंट किया गया, जिसमें क्या होता है भाई, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, ठीक है। विदाउट परमिशन आप एंट्री या एग्जिट नहीं ले सकते, समझ आ गई बात। थर्ड लिखा हुआ है कंप्लीट बैन ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग और गैदरिंग में कंप्लीट बैन होता है रिजर्व फॉरेस्ट में, कि अगर आपने रिजर्व फॉरेस्ट में एंटर किया है विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो वहां पे आप हंटिंग नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते, गैदरिंग नहीं कर सकते, कोई भी फॉरेस्ट एसेट को आप उठा के अपने साथ नहीं ला सकते, ठीक है। ये आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, रिजर्व फॉरेस्ट जम्मू एंड कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, रिजर्व फॉरेस्ट का सेगमेंट देखने को मिलेगा। आगे आ जाओ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अभी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है भाई, समझ में आता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। नेक्स्ट लिखा हुआ है नो एंट्री और एग्जिट विदाउट परमिशन, बिना परमिशन यहाँ पे भी एंट्री और एग्जिट नहीं होगा। उसी तरीके से लिखा हुआ है बैन ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग में यहाँ पे भी बैन है। तो फिर दोनों हम सेम ही समझ रहे हैं सर, ऐसा नहीं है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। क्या डिफरेंस है, अलाउड फॉर लोकल एंड ट्राइबल पीपल अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है। जो ट्राइबल लोग होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अराउंड, उनके लिए अप टू सम एक्सटेंट अलाउ कर दिया जाता है कि वो वहां पे जाकर के क्या कर सकते हैं, वो वहां पे जाकर के हंटिंग और गैदरिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसका कुछ एक लिमिटेड एक्सटेंट होता है, समझ गई बात। तो ये जो आपका लिखा हुआ है रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है, इन दोनों में ही कॉन्टिन्यूटी है, बट कुछ डिसिमिलैरिटीज है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, दोनों सेम है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके कि रिजर्व फॉरेस्ट में बिल्कुल भी आप हंटिंग और गैदरिंग नहीं कर सकते, वहीं पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में अप टू सम एक्सटेंट लोकल या ट्राइबल कम्युनिटी वहां पे जो रह रही है उनको अलाउ कर दिया जाता है भाई, ठीक है। लास्ट लिखा हुआ है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट का मतलब क्या है, लिखा हुआ है नो गवर्नमेंट कंट्रोल, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। उसी के साथ साथ मैनेज बाय लोकल कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटीज इसको मैनेज करती हैं। देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गया, आपके सम पार्ट ऑफ गुजरात हो गया, यहाँ पे जो आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे दे आर जनरली अनक्लासिफाइड। अनक्लासिफाइड मतलब इनको क्लासिफाई ही नहीं किया गया है, जहां पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है ही नहीं। लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट फॉरेस्ट के बारे में। अभी परमानेंट फॉरेस्ट क्या होता है, ठीक है, तो भाई परमानेंट फॉरेस्ट का जो एक्सटेंट है इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों को कंबाइंड करके हम क्या बोल देते हैं भाई, हम बोल देते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। समझ में आ गई बात। तो मध्य प्रदेश जो है, ठीक है, जिसको हम हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, इनक्रेडिबल मध्य प्रदेश, आपने देखा होगा टूरिज्म का हमारा टैगलाइन है, तो वो परमानेंट फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में आता है। समझ में आ गई बात। तो परमानेंट फॉरेस्ट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। सो इफ विल कंबाइन रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट परमानेंट फॉरेस्ट। समझ आ गई बात। चलो भाई आगे आते हैं, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। आगे लिखा हुआ है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें समझ लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या रहे हैं। फाइन, चलो यहां पे आप देखोगे सबसे पहला लिखा हुआ है कंप्लीट बैन ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। सबसे पहले हंटिंग में कंप्लीट बैन लगा दिया गया, किस पे, हंटिंग में कंप्लीट बैन लगा दिया गया कि कोई भी हंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। विद दिस पर्टिकुलर एक्ट अगर कोई हंटिंग की प्रैक्टिस करते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा भाई, लीगल ऑफेंस है वो, ठीक है, इलीगल ऑफेंस है वो, और उसी तरीके से उसके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएंगी, ठीक है, पनिशेबल ऑफेंस है वो। फिर लिखा हुआ है गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया उनके हैबिटेट्स को। कैसे दिया गया लीगल प्रोटेक्शन, बाय मेकिंग नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। तो नेशनल पार्क्स बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, कि एक पर्टिकुलर एरिया होगा जो फिक्स होगा किसके लिए, फ्लोरा एंड फौना के लिए, ताकि उनको वहां पे प्रिजर्व करके रखा जा सके। आपने सुना होगा कई सारे नेशनल पार्क्स हमारे पास हैं, ठीक है। आपने सुना होगा हेली नेशनल पार्क के बारे में, जिसको आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हम बोलते हैं, ठीक है। वन विहार नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। इस तरीके से कई सारे नेशनल पार्क्स ऑल ओवर इंडिया हमारे प्रेजेंट हैं। 106 के आसपास, जो मैंने लास्ट टाइम डाटा चेक किया था, 106 नेशनल पार्क्स थे भारत देश में। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिकेशन ऑफ ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज, ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज बनाई गई, जिनको हमें प्रोटेक्ट करना है और उनको हमें प्राइम सुपरविजन में रखना है विद इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेडिंग वाइल्ड लाइफ, ठीक है। जितना भी ट्रेड हो रहा है वाइल्ड लाइफ के ऊपर, आपने देखा होगा कई बार जो टाइगर होता है, टाइगर का क्लॉ हो गया, टाइगर का टूथ हो गया, टाइगर की स्किन हो गई, है ना, इन चीजों के ऊपर क्या किया जाता है भाई, ट्रेड किया जाता है इंटरनेशनल इलीगल मार्केट्स में, ठीक है। उस तरीके से जो टस्क होते हैं, ठीक है, किसके, एलिफेंट्स के, उनको भी, है ना, क्या किया जाता है भाई, ट्रेड किया जाता है उसके साथ। उसी तरीके से राइनो का जो हॉर्न होता है वो भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है ना, उससे कई सारी मेडिसिन वगैरह बनती है। तो इनको लोग क्या करते हैं, इलीगल तरीके से इनको हंट करते हैं, उसके बाद फिर ये सारे कमोडिटीज को कलेक्ट करेंगे और इलीगल चैनल्स के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ओके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ने इंश्योर कर रखा है कि ये सारी चीजें ना हो थ्रू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी, कंप्लीट बैन में बता दिया, लीगल प्रोटेक्शन में बता दिया,
ट्रेड रिस्ट्रिक्शन भी बता दिया, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का एस्टेब्लिशमेंट भी बता दिया, और लास्ट में ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज को पब्लिश किया गया, ये भी बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लीट होता है। कभी भी 5 मार्क में लिखने के लिए आएगा, ये सारे पॉइंट्स आप लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे भाई। आगे आते हैं अब नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, तो मैं आपको एक कहानी बता देता हूं। सबसे पहले तो जब भारत देश में ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, जब वो भारत देश में क्या हुए थे, एंटर हुए थे, उस टाइम पे जो टाइगर्स की पॉपुलेशन थी वो 50,000 प्लस थी। कितनी थी? 50,000 प्लस थी, राइट। और जब वो भारत देश को छोड़ करके गए हैं तो टाइगर की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई हमारे भारत देश में। ठीक है, कुछ 1000-1500 के आसपास टाइगर बचे रहे होंगे। वहां से फिर हमने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट टाइगर, ताकि हम उनको कंजर्व कर सके, प्रिजर्व कर सके। समझ में आ गई बात? फॉर हंटिंग एंड फॉर गैदरिंग, है ना। और जो हमारा टाइगर आप देख पा रहे हो पीछे, ठीक है, इसको हंट करने के लिए, ठीक है, इसके क्लॉज के लिए, इसके टूथ के लिए, इसकी स्किन के लिए इनको मारा जाता था। कई बार तो ये एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती थी ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, वो शिकार खेलने आया करते थे। समझ आ गई बात? तो ये सब सारी चीजें होती थी, इसलिए टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई थी। टाइगर्स की पॉपुलेशन को वापस से बढ़ाने के लिए क्या होगा भाई, 1973 में, कब, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू ये बोला गया कि हम एक स्पेसिफिक हैबिटेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? स्पेसिफिक हैबिटेट बनाएंगे फॉर टाइगर्स कंजर्वेशन, जहां पे टाइगर रहेगा। ठीक है, और उसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करी जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 53 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए, बट ये 53 नहीं है भाई, अब ये 58 हो गया है। ठीक है, रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग वी हैव 58 टाइगर रिजर्व ऑल ओवर आवर कंट्री। समझ में आ गई बात? तो स्पेशल प्रोटेक्शन देना, ठीक है, उसी तरीके से इनको प्रॉपर फूडिंग, प्रॉपर इनका हैबिटेट मेंटेनेंस, है ना, जो भी चीजें हैं रिक्वायरमेंट रहती हैं फॉर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, वो सब सारी चीजें यहाँ पे करी गई, इंक्लूड करी गई। समझ में आ गई बात? चलो भाई आगे आते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जेएफएम, कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम में हम आ चुके हैं, जिसमें जेएफएम लिखा हुआ है, दैट इज ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब इसको नाम से समझो आप, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ज्वाइन करके गवर्नमेंट और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, दोनों का एक ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, उसके बाद लिखा है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट हमारे अराउंड प्रेजेंट है, तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई वहां के जो लोकल लोग हैं, ठीक है, उनके साथ टाई अप करो, और उनके साथ टाई अप करके आप क्या करो, वापस से रिवाइव करो जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं। इससे क्या होगा भाई, जो हमारी फॉरेस्ट एसेट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। और इनको ये बोला गया लोकल कम्युनिटीज को कि अगर आप हेल्प करोगे और फॉरेस्ट वापस से रीजनरेट हुआ, तो हम आपको क्या देंगे भाई, हम आपको वहां पे, ठीक है, ये अलाउ करेंगे कि आप अप टू सम एक्सटेंट हंटिंग और गैदरिंग वहां से कर सकते हो, एसेंशियल फूड आइटम्स को आप गैदर कर सकते हो विद इन द फॉरेस्ट। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को चलाया गया 1988 में। कब? 1988 में ये सबसे पहली बार किया गया। कहां किया गया? उड़ीसा की गवर्नमेंट ने किया भाई। कहां गवर्नमेंट ने किया भाई? उड़ीसा की गवर्नमेंट ने किया। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे लिखा भी होगा, आप देख पा रहे होगे, पार्टनरशिप मॉडल। तो ये पार्टनरशिप किसकी थी? गवर्नमेंट और लोकल पीपल की थी। उसके बाद लिखा म्यूचुअल बेनिफिट, गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट है और लोकल लोगों के लिए भी बेनिफिट है। गवर्नमेंट के लिए फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज होगा और लोकल लोग वहां से क्या कर पाएंगे भाई, कमोडिटीज को कलेक्ट कर पाएंगे। लास्ट में लिखा हुआ प्रूवन सक्सेस। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम था जेएफएम, जिसको हम ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा बाय द टाइम। समझ में आ गई बात? तो आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट लिखा हुआ है चिपको आंदोलन। ठीक है, तो चिपको तो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोग जानते भी होंगे। इसमें हुआ क्या था भाई, तो आप देखोगे चामोली उत्तराखंड का जो एरिया है, वहां पे सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या लीड किया था भाई, लीड किया था चिपको आंदोलन इन द ईयर 1973। कब किया गया? 1973 में, जहां पे वहां पे जो लोकल आप देखोगे लोग थे, उन्होंने क्या कर लिया था भाई, ट्रीज को हक कर लिया था ताकि उनको कोई काट ना पाए। ठीक है, तो इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज बेसिकली, अगर आप देखोगे, है ना, ट्री हगिंग मूवमेंट था, जिसमें क्या किया गया भाई, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस को डेवलप किया गया, और उसी के साथ साथ ट्री को प्रोटेक्ट करने की, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे एक पहल चलाई गई थी थ्रू सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है बीज बचाओ आंदोलन। अभी बीज बचाओ आंदोलन क्या है भाई, तो बीज बचाओ आंदोलन का मतलब ये है कि इट इज अ सीड सेविंग मूवमेंट। क्या है ये? सीड सेविंग मूवमेंट। पर इसके कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। ये स्टार्ट कहां से हुआ? टेहरी उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ। विजय हजारधेरी ने इसको स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? 1980 में स्टार्ट किया। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 1980 में इसको स्टार्ट किया। ठीक है, ये क्या था भाई, सीड प्रोटेक्शन मूवमेंट था। अभी सीड प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? सीड प्रोटेक्शन का मूवमेंट ये है कि उस टाइम पे कॉमर्शियल सीड्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। तो ये बोला गया कि भाई हमें अपने एग्रीकल्चर को क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अगर हम सिर्फ अभी कॉमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम सिर्फ अभी व्हीट और राइस को ग्रो कर रहे हैं, तो अब हमें और भी मल्टीपल क्रॉप्स के लिए जाना चाहिए, चाहे वो सोयाबीन हो, ज्वार बाजरा रागी हो, पी हो, ठीक है, मस्टर्ड हो, हमें सारी ही क्रॉप्स को ग्रो करना है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है थ्रू दिस पर्टिकुलर बीज बचाओ आंदोलन, जिसमें इंडिजीनियस सीड्स को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई थी। क्लियर है? चलो भाई आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है।
ठीक है, प्रोटेक्टिंग सैक्रेड ग्रूव्स, ठीक है। अब सैक्रेड ग्रूव्स वाला टॉपिक भी एक एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप देखोगे जहां पे जो ट्राइबल लोग हैं वो क्या करते हैं भाई, सैक्रेड ग्रूव्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सैक्रेड ग्रूव्स मतलब, ग्रूव्स का मतलब होता है पेड़ पौधे, है ना, फूल पत्ती जो भी है, ठीक है। तो ये जो ग्रूव्स है वो सैक्रेड है, सैक्रेड है मतलब पवित्र है, किसके लिए, ट्राइबल लोगों के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल यूज टू वर्शिप ऑल दो सैक्रेड ग्रूव्स एंड ऑल, तो उनके लिए काफी ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज वाई यहाँ पे ये पहल करी गई सैक्रेड ग्रूव्स को क्या करने की, बचाने की, ठीक है। ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन भी रहा है, ठीक है, चाहे वो बैनियन ट्री हो, महुआ ट्री हो, ठीक है, ऐसे कई सारे डिफरेंट ट्रीज हैं जिनका हम क्या करते हैं भाई, एज अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग हम उनकी वर्शिप करते हैं, तो हमारे लिए काफी ज्यादा सैक्रेड्स हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारे लिए काफी ज्यादा सैक्रेड है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में, किसके बारे में लिखा हुआ है, बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में लिखा हुआ है कि जो बिश्नोई कम्युनिटी है, ठीक है, ये फ्लैग बेरर रही है, किसकी फ्लैग बेरर रही है भाई, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, है ना, फ्लैग बेरर रही है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा, है ना, सलमान भाई का केस चल रहा है अभी भी कोर्ट में, ओनली बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक बक एंड ऑल, ठीक है, दुनिया भर की कॉन्ट्रोवर्सीज। तो ये सब क्यों हो रहा है भाई, ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स कर रही है बाय द टाइम, क्लियर है। तो ये एक पॉइंट वहां पे रहा है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। आगे आते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट में हम पहुंच चुके हैं, कंक्लूजन हम देख लेते हैं भाई क्या है। तो सबसे पहले तो प्राइसलेस नेचुरल वेल्थ है हमारे लिए, क्या है, प्राइसलेस नेचुरल वेल्थ, जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है। सिटीजंस एक्शन इसमें बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। मल्टी प्रोंग अप्रोच चाहिए, और लेगेसी फॉर टुमारो, ठीक है, हमारा भविष्य इसी चीज के ऊपर क्या करता है भाई, डिपेंड करता है, क्लियर है। तो इन दिस वे, इन दिस होलिस्टिक मैनर हमने इस चीज को कंप्लीट कर लिया है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। आगे देख लेते हैं भाई और कुछ अगर बचा हो तो, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। सो फॉर टुडे इट इज कंप्लीटेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।